हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आपसा सर्कल के एनसीईआरटी सीरीज में। कल हम लोग जो है देखे थे 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का पूरा एक ही वीडियो में। और हमारा जो तरीका है, आप लोग शुरू में ही धरफरा जाते हैं, ठीक है। धरफराना नहीं है, पढ़ाई में जो धरफरा गया वो गया। हम बताते हैं टेलीग्राम पे कि लवर आंसर करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो छोटे मोटे क्वेश्चन सब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें भी डिटेल में पहले 2 मिनट आप समझिए चीज़ों को। चीज़ समझते नहीं भागते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। हम जो अभी एनसीईआरटी सीरीज आपको चला रहे हैं, वो एनसीईआरटी सीरीज कैसे चल रहा है आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जब पीडीएफ आपको मिल गया, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल गया 1 नंबर पे, पूरा दिन आप पढ़े, रात में आप पीडीएफ हम कल रात में आपको दे दिए थे। पीडीएफ जब पढ़ लिए आप, तो सेकेंडली आपको मिला पीडीएफ के जस्ट बाद वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है। वीडियो मिल गया, वीडियो में हम आपको समझाए हैं और क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन किए हैं चीज़ों को, वीडियो मिल गया। तीसरा नंबर पे जब आप चलते हैं तो क्या कराते हैं हम बताइए। 3 नंबर पे कि चीज़ को आपको बोलते हैं कि भर दिन फिर पढ़िए। रात में वीडियो पीडीएफ दिए थे रात में ही। अभी हम आपका करा रहे हैं वीडियो सवेरे और पूरा दिन आप इस चीज़ को रिवीजन कीजिएगा। 2 घंटा भी आपके पास टाइम नहीं है कि पीडीएफ और वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और रात में जब रिवीजन कर लिए दोबारा, तो रात में आपके हम टेस्ट करवाते हैं अपने टारगेट बैच में एनसीईआरटी का। जब टेस्ट करवाते हैं तो रात के क्वेश्चन देखे, तो बहुत लोग जो वीडियो को देखे थे बार बार पीडीएफ को पढ़े थे, रात देखिए जितना क्वेश्चन दिए थे एकदम पूर्णांक में पूर्णांक था, 1 नंबर नहीं कट रहा था उनका। क्वेश्चन क्या लेवल था क्वेश्चन का, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट से हिलता नहीं क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन फिर वो एकदम पूर्णांक पे पूर्णांक लगा रहे थे, इतना अच्छा क्वेश्चन को, ठीक है। अगर इस तरह से जो लोग कर रहे हैं, 5-7 लोग थे जिनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस था, अगर उस तरह से आप परफॉर्मेंस आपका है, तो सोचिए कि आप अगर 1.5 महीना मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल गए, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। रिजल्ट आपसे भागेगा, ठीक है। आपका नाम सुनते ही कहेगा कि मुझे पीडीएफ में जगह दे दो, ठीक है, तुरंत, ठीक है। रोल नंबर ये अंकित कर दो, तुरंत आ जाएगा आपका रिजल्ट, कोई नहीं रोकने वाला। अगर इतना आप जो है नॉलेज अगर मतलब प्राप्त कर लेते हैं बाय कंसेप्ट, ऐसे नहीं कि रट लिए एक चीज़, रट लिए उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और हम आपको पीडीएफ दिए हैं, पढ़िए। हम आपको उसका जो है क्या कराते हैं, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करते हैं। कम से कम मेरा वीडियो भी 2 बार 3 बार देख लेते हैं ना, तो कहीं इतना नहीं होता कि आपको स्थिति ख़राब होगी, ठीक है। और ये नहीं कि टेस्ट दें कि नहीं दें, क्वेश्चन क्या हार्ड है, टोटल आप मारते कि क्वेश्चन मारते, कोई नहीं रुकने वाला था। तो अभी इस सीरीज में हम बताए थे शुरू देखने कि ये जो होता है एनसीईआरटी नीम की तरह तीता होता है, लेकिन जो इसको बर्दाश्त करके पी लिया उसके खून की सफाई कर देता है एनसीईआरटी। क्यों कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी में कि आप जाओ एनसीईआरटी पढ़ के आओ 6 to 12। वो लोग पागल तो नहीं है कि हर आदमी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ने की सलाह देता है। कोई भी कोचिंग संस्थान पकड़ो, किसी चीज़ की तैयारी करो, कहेगा कि बेसिक आप एनसीईआरटी पढ़ें 6 to 12, ठीक है। 6 to 12 की एनसीईआरटी को ख़त्म करें अच्छे से, वही में सब चीज़ है। कोई भी टॉपर से मिलिए, कहेगा 6 to 12 पढ़ लीजिए, आपका कोई भी रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि 6 to 12 जो है वही कोई भी कोचिंग मतलब ये एग्ज़ाम होता है, तो आंसर जो सेट किया जाता है, क्वेश्चन जो सेट किया जाता है, इस 6 to 12 पे ही सेट किया जाता है, इसी बेसिस पे सेट किया जाता है। इसी में कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, इसको क्वेश्चन सेट करने दिया गया है, तो 6 to 12 के हिसाब से सेट करेगा एनसीईआरटी। यही मानक पुस्तक है। अब मानक पुस्तक नहीं पढ़ के इधर उधर छटपटाइएगा, तो जो चीज़ जो है शुरू में देखिए, शुरुआत में तो मज़ा, कोई भी चीज़ थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, लेकिन धीरे धीरे जो मज़ा आने लगता है, ठीक है। तो शुरू में जो है थोड़ा सा तकलीफ होती है, बाद में तकलीफ नहीं होती। अभी हम आपको दिखा रहे हैं 10th क्लास का। आज जो है हमारा 2nd डे है, और 10th क्लास का जो है हमारे लिए क्या है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। हम आर्थिक विकास की समझ यानी इकोनॉमिक्स, यही है मेरा, ठीक है। ये आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आज हम ये जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम देखते हैं कि चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। हम आपको सब चीज़ दिखा देते हैं। ये हम पीडीएफ दिए थे, आप पढ़ रखे हैं, अब हम आपको सिर्फ दिखा देते हैं, और उसके जस्ट बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है चैप्टर। एक एक चीज़ हम दिखा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। विषय समग्र सूची है ना दिया हुआ, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ जो है दिया गया है, पहला है शिक्षक हेतु कुछ परिचायक बातें। टीचर को भी एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे बच्चे को पढ़ाना है किताब को। पहला है विकास, ठीक है। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तीसरा है मुद्रा और साख। चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और 5वां उपभोक्ता का अधिकार। और किसी भी एग्जाम में जाइए, हर सेक्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यही से तो क्वेश्चन आता है। ये 10th का है, और आज हम पूरा 10th खत्म करने वाले, कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप पूरी वीडियो को पीडीएफ को पढ़ रखें। हम जो है
आपको क्वेश्चन भी कराएंगे और पीडीएफ दिखा भी देंगे कि देखिए हम कहाँ से क्वेश्चन जो है लिया गया है और कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे आज के क्वेश्चन की तरफ और फिर वहीं पे एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। चलिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आर्थिक विकास की समझ, दिख रहा है ना, आर्थिक विकास की समझ। यही चीज़ अभी हम लोग देख के आए हैं ना कि यही चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक विकास की समझ 10th क्लास में, वही पहला चैप्टर जो विकास है, देखे हैं, कहीं कोई समस्या तकलीफ नहीं है। दूसरा चैप्टर से चलेंगे, फिर मिलाते रहिएगा आप। तो पहले क्वेश्चन के चैप्टर, इसका प्रूफ हम दे चुके हैं कि जो हम कराते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन होता है, इसमें किन्हीं को डाउट नहीं। जिनको डाउट है, मेरा पहला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी सीरीज टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है, तो उसका प्ले लिस्ट में पहला वीडियो ही आप देखेंगे तो पूरा प्रूफ के तौर पर हम 2 चैप्टर को प्रूफ ही दिए हैं कि एनसीईआरटी मिलाए हैं क्वेश्चन के। देखो भाई एनसीईआरटी में क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है। तो हर वीडियो में ऐसा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हम सीधे अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। अब कोई समस्या तकलीफ नहीं होगा क्वेश्चन में, आज स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा। जिनको अच्छा से नहीं दिखाई दे क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। पहला है कि किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में किस प्रकार से की जाती है। एक चीज़ समझने का, औसत आय का मतलब जो है प्रति व्यक्ति आय होता है। और कह दे औसत आय भारत की कितनी है तो मतलब भारत की प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है वो, समझ में आया चीज़। चलिए, हाँ, तो अब जो है हमको है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस जो हैं, अरे यार क्यों इस तरह कर रहे हो तुम, रुकिए थोड़ा सा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो हम पूछे थे पहला क्वेश्चन कि औसत आय और प्रति व्यक्ति आय, ये मतलब कि एक ही चीज़ है। किसी भी राष्ट्र की औसत आय की गणना के लिए हम किस प्रकार से जो है उसको कर पाएंगे गणना। तो ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पे है। जिन व्यक्ति की वार्षिक आय 1 लाख है, उसकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुना करके, ये चीज़ है नहीं। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं कि देश की कुल जनसंख्या को, देश की कुल जो है आय को कुल जनसंख्या से भाग दे के ऐसे निकालते हैं ना। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड करके ऊपर में देश का आय रखेंगे, जितना हो गया 5 करोड़ रुपया मान लीजिए, और जनसंख्या 5000 है, तो 5 करोड़ को हम 5000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही प्रति व्यक्ति आय औसत आय हो गया। ये समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ को दिया है, इस एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ना है। ये एक्सप्लेनेशन ही आपकी एनसीईआरटी है और ये लाइन बाय लाइन पढ़ गए, मतलब एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखा था उस चीज़ को आप पढ़ गए, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या है लाइन बाय लाइन, देखिए, किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासी की आय है। यानी कोई भी देश का जो आय होगा, उस देश के जितना निवासी हैं सभी जो कमा के दिया कुल रुपया है, लेकिन देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माफ नहीं है। कैसे नहीं है कि मानिए अमेरिका जो है, अमेरिका का इनकम मान लीजिए 5 करोड़ रुपये पर महीना है, एक एग्जाम्पल सिर्फ दे रहे हैं, और भारत का जो है कि मान लीजिए 2 करोड़ है। यानी भारत और एक छोटा सा देश में तुलना करते हैं, आइसलैंड में। आइसलैंड छोटा सा देश है, वेटिकन सिटी मान लीजिए, तो वेटिकन सिटी का जो है पर महीना इनकम है 5 करोड़ या प्रति वार्षिक आय है 5 करोड़, ठीक है, और भारत का 5 अरब। तो कहेंगे भारत बहुत ज़्यादा विकसित है आइसलैंड से या वेटिकन सिटी से, नहीं। यहाँ हो सकता है वहाँ का एक व्यक्ति कमाता हो पर महीना या पर साल प्रति व्यक्ति आय हो 5 करोड़ रुपया, और भारत में हो 50,000 रुपया। तो प्रति व्यक्ति आय देखना पड़ेगा ना। उस देश की कुल जनसंख्या तो कम है, कम जनसंख्या तो उसके पास कम पैसा होगा। यानी 5 लोग अगर देश में रहता है और यहाँ तो यहाँ जनसंख्या 142 करोड़ है, तो जनसंख्या पे डिपेंड करेगा चीज़, ठीक है, कि उस देश की स्थिति क्या है। तो हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है, ठीक है, देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। और क्या एक देश के अलग जो है दूसरे देश को मतलब कि लोग समझ रहे हैं ना, कि जहाँ पर मानिए कम लोग हैं वहाँ का इनकम भी कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा इनकम होगा। तो ज़रूरत है कि ज़्यादा देश है वो इनकम जो इससे अगर मानिए 5000 की तुलना में कम है तो ज़्यादा खराब होगा, नहीं। यही चीज़ समझाना था हमको। इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। औसत आय देश के कुल आय की जो है को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। औसत आय को हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ठीक है। तब ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा कि हम जो है जो समझाना चाह रहे थे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए भागना नहीं, एक एक चीज़ समझना। नहीं समझ में आता है टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर देंगे, कहीं भी कर देंगे, हम समझाएंगे चीज़ को, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिए हैं 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है। अब दिखाते हैं कैसे, ठीक है, दिखाते हैं कैसे। देखिए दूसरा है कि किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित शिशु पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो 100 होगा, बीपीएससी लिख दिया था इतना दे दिया, 10,000 दे दिया था, ठीक है, 69th बीपीएससी दिया था ना क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें पूछा था कि सेकंड लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है मध्य प्रदेश यूपी का है। ये है गलत, ठीक है। पहला
किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु की संख्या के अनुपात में एक वर्ष में उससे कम एक वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये सही है। अब देखिए हम समझा देते हैं। केवल इसका जो है पूछ रहा सत्य, तो केवल 2 आंसर हो जाएगा, एक गलत हो गया। अब इसको समझते हैं। जैसे मानिए सिंपल बात है कि एक वर्ष में भारत में 1000 जीवित बच्चा जन्म लिया। कुछ बच्चा माँ के गर्भ से ही मर जाता है, तो एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चा जैसे जन्म लिया है जीवित अपनी माँ के गर्भ से, वो 1000 बच्चा एक साल में उस या 1 साल से कम उम्र में, 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बच्चा जन्म लिया 1000, उस 1000 बच्चा में से 1 साल उम्र जब तक होगा सबका, उस 1 साल तक कितने बच्चा उसमें से मर गए। ठीक है, वही है शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर समझ में आ गया होगा। आज के बाद नहीं पूछेंगे किसी से आप। 1000 होगा, यही बीपीएससी 10,000 कर दिया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया और दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। अब समझ लो। हाँ, ऐसे एक एक चीज़ समझना है। वही बात को लिख दिया है कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में एक वर्ष में आयु में से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दर्शाता है। ठीक है, तो आज 10th ख़त्म करने वाले हैं। तसल्ली लगा के बैठिए, भागना नहीं, कहीं छटपटाना नहीं आपको। ठीक है, आराम आराम से काम करिए। और आंसर जो दिया है 69th बीपीएससी आंसर दिया है रात में जब टेस्ट हो रहा था अपना, उस टाइम मिला लिए होंगे बहुत लोग। ठीक है, पता चल गया होगा कि क्या लेवल है आपका। ठीक है, तो एनसीईआरटी इसीलिए कहते हैं फॉलो कीजिए। जो लोग मेंस लिखते थे ना 5-5 बार से, बोल रहे हैं 65 नंबर, 67 नंबर, 68 नंबर, और जो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है 85 नंबर, 88 नंबर, 90 नंबर। ठीक है, आप टेलीग्राम पे आते हैं, आप नाम भी पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पे लोग बता देंगे। तो इस प्रकार की दुर्घटना से आप बचिए। ठीक है, कि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कहीं के नहीं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? बताना पड़ेगा। आंसर क्या होगा, केरल होगा। ठीक है, भारत में केरला जो है, केरला की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा जो है, ये सब मौलिक सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे स्वास्थ्य होगा, लोग शिक्षित होंगे, ठीक है, वहाँ पे शिशु मृत्यु दर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए अब जो है 4 नंबर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। हम फिर लास्ट में क्या करेंगे, ये जो करा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, इसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक जो अभी 10वां वाला आपको दिखाए थे, उस बुक को एक एक लाइन मिला देंगे आपसे। ठीक है, लास्ट के 5 मिनट में मिला देंगे। देखिए इसी सारा क्वेश्चन बनाया गया था ना, आप कहेगा हाँ, तो आपको तसल्ली भी दिलाना है। अगर देखिए, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। अब मानव विकास रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है 1990 में। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। 1990 में मानव संसाधनों को संपोषणीय और सृजनात्मक विकास के लिए, मतलब मानव भी एक संसाधन है, पिछले 9th क्लास में पढ़े हम लोग, तो उसके संपोषणीय और सृजनात्मक विकास के लिए जो है एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम दिया गया। तो पूछ दे कि मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले कब आया था, तो 1990 में आया था। ठीक है, और इसी के हिसाब से कोई भी देश जो होता है, विभिन्न देश, उसके देश को क्रम दिया जाता है। 1 नंबर पर मानव विकास में कौन है, 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर कौन है, 4 नंबर को 5 नंबर पर, यानी कौन से देश अपने मानव संसाधन का संपोषणीय और सृजनात्मक तरीका से विकास कर रहा है, वही सीरियल वाइज दे दिया जाता है। ये जारी कौन करता है, UNDP जारी करता है। पहला बार 1990 में हुआ था। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत के राज्य कौन है? दरोगा की तैयारी करने वाले से मारिए खटदबर, पूछा हुआ क्वेश्चन आपको हम पूछ दिए हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए, कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, कमेंट करते रहिए। मानव विकास के मापन जो है, इस मानव विकास के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब यहाँ अगर विचार करें और दोनों पढ़ेंगे, दोनों सही होगा, ये 2 मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ भी देखना है कि उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य नहीं है, इसको भी पढ़ लेना है। ठीक है, ऊपर में के बाद नीचे भी देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब आपको स्टेटमेंट पढ़ना है कि मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधन तक पहुँच को कार्यशक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, तो ये बात जो है सही है कि मानव विकास जो है, इसको डिटेल में फिर देखेंगे एक्सप्लेनेशन। मानव विकास के मापन में जो है संसाधन तक पहुंच को कार्यशक्ति के संदर्भ में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देश के संदर्भ में उनकी रैंकिंग, शैक्षणिक स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। अभी हम इसीलिए मानव विकास से करा रहे थे ना, तो कहे डिटेल एक क्वेश्चन में जब दिया ही है तो हम क्यों बोले ज़्यादा। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर जारी है, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सब चीज़ क्वेश्चन में। ठीक है, सब चीज़ आपको धरफराना भी नहीं, अंत तक वीडियो को देखना बस।
मानव विकास रिपोर्ट जो है वो विभिन्न देश के संदर्भ में उनकी रैंकिंग क्या होगी, 1 2 3 4 में लोग जो पढ़ के आए थे, उस शैक्षणिक स्तर वहाँ का क्या है, पढ़ाई लिखाई, लोगों की स्वास्थ्य स्तर क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, तीनों आधार पर तय होता है। तो कथन 1 भी सही है और 2 भी सही है, लेकिन हमको पूछा क्या है कि सत्य नहीं है, गलत है। तो इनमें से ना तो 1 और ना तो 2, यानी दोनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। स्क्रीन पे देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है लोगों की संसाधन तक पहुंचने की क्रय शक्ति यानी अमेरिकी डॉलर में, ठीक है, इससे दी। और दूसरा जो है यूएनडीपी प्रकाशित करता, बता दिया मानव विकास रिपोर्ट। ये जो है 3 चीज़ पे जो है मानव विकास रिपोर्ट बनता है। पहला होता है शैक्षणिक स्तर, पूछा गया क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट के लिए क्या नहीं जरूरी है, 4 को ऑप्शन देगा। एक होगा शैक्षणिक स्तर, दूसरा होगा स्वास्थ्य स्थिति, तीसरा होगा प्रति व्यक्ति आय, चौथा कुछ और दे देगा। तो शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। हो गया कन्फर्म, याद हो गया। और लोग की संसाधन तक पहुंचने की क्रय शक्ति जो है मानव विकास का सूचकांक है। चलिए कि लोग कितना जो है, लोगों को क्या क्या मिल रहा है। अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे दिख रहा है ना, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, आर्थिक समृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम कैसे मांगे। साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, घरेलू सकल घरेलू। हम तो प्रति व्यक्ति आय दिया है ना, हम देते क्या पता है, आंसर तो प्रति व्यक्ति आय होगा। हम देते राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, तब देते प्रति व्यक्ति आय, मारते तब आंसर आप लोग, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय इसका आंसर होगा। क्यों, किसी देश की आर्थिक समृद्धि से सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय क्यों है कि कोई भी देश है उसकी समृद्धि मापने के लिए सबसे उपयुक्त मान प्रति व्यक्ति आय इसलिए हम रखते हैं कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा उसमें कम प्रति व्यक्ति आय वाले की तुलना में ज़्यादा विकसित माना जाता है। यदि मानिए कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है और पर व्यक्ति जो है इसका नेशनल इनकम जो है 284 करोड़ रुपया है, तो पर व्यक्ति को 2 मान लीजिए 2 करोड़ रुपया मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, यानी 2 लाख मान लीजिए 2 लाख रुपया मिल रहा है, यानी भारत के प्रति व्यक्ति आय इनकम 2 लाख रुपया है, ठीक है। गुना भाग करके निकाले हैं तब प्रति व्यक्ति मतलब नेशनल इनकम से। यहीं पे मान लीजिए पाकिस्तान है, इसकी जनसंख्या 100 करोड़ है मान लेते हैं, और इसका प्रति व्यक्ति आय निकलता है हमको 50 करोड़, ठीक है। तो ये ज़्यादा माना जाएगा या ये ज़्यादा विकसित माना जाएगा, ठीक है, कौन माना जाएगा, भारत माना जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं। भारत की जनसंख्या 142 करोड़, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 2 लाख, ठीक है। अमेरिका की जनसंख्या मानते हैं 50 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 5 लाख। तो कौन ज़्यादा विकसित होगा, एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपया, वो जो चीज़ चाहेगा वो चीज़ आसानी से उसको मिल जाएगा, और एक व्यक्ति के पास 2 लाख है, इसके तुलना में तो ज़्यादा पैसा है ना प्रति व्यक्ति में, तो ये ज़्यादा विकसित देश न हुआ। इतने ज़्यादा जनसंख्या होना ज़्यादा विकसित थोड़ी होता है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर गुना करेंगे तो 5 लाख से अगर 50 को करते हैं गुना, मानी करोड़ छोड़ दिए, 5 25 250 से आया, ठीक है। लेकिन इसको गुना करते हैं तो कितना होगा, 2 लाख से अगर 142 को करते हैं गुना तो 284 आ जाता है। तो देखने में तो जो है 284, देखने में तो क्या लग रहा है कि यूएसए भारत के पास 284 है, ठीक है, इतना करोड़ रुपया है, और इसके पास जो है 225 से है, ठीक है, मान लीजिए अमेरिका के पास। लेकिन नेशनल इनकम से हम क्या नहीं, हम मतलब ये हम ख्वाली मतलब कि ये डाटा सही नहीं है, डाटा इसलिए से हमको समझाना है आपको। तो प्रति व्यक्ति आय देखने में नेशनल इनकम अमेरिका का कम हो जाएगा भारत से, लेकिन एग्जैक्ट में अगर जो है विकसित माना जाएगा अमेरिका को, भारत को नहीं माना जाएगा। हम जो समझाते हैं तो डाटा जो लेते हैं ऐसा नहीं आप अड़ जाइएगा कि डाटा थोड़ी है ये, नहीं, हम डाटा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। गजब का क्वेश्चन, ठीक है, धांसू क्वेश्चन इसको बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ही सेक्शन है, कहिएगा तो दिखा दें, रुकिए हम दिखा ही देते हैं आपको। ये देखिए 10th के एनसीईआरटी का जो है 2nd चैप्टर ये है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अभी क्षेत्रक में जो है कौन कौन से क्षेत्रक हैं हम बता देते हैं आपको। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जब यहाँ आएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी पे जब आप आएंगे देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा, ठीक है, द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र है यानी इसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र की चर्चा है। सारे क्षेत्र को एग्जाम्पल के तौर से कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा, कृषि और उसके सहायक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में कौन उद्योग वाला आएगा, और तृतीय क्षेत्र में कौन आएगा तो सेवा वाला क्षेत्र का आएगा। सारा चीज़ एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है, और वही चीज़ हम आपको क्वेश्चन के हिसाब से करा देंगे, ठीक है। देखिएगा ये देखिए तीनों क्षेत्र की तुलना, तीनों क्षेत्र की तुलना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की तुलना, ठीक है। अब ये जो है आपको ही प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करेंगे और तुलना के रूप से, तो ये आपको जो है
ये इतना कहानी के माध्यम से समझाता है, हम आपको 2 मिनट में क्वेश्चन के माध्यम से क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, कि चीज़ें क्या है, उतना लेंदी प्रोसेस में क्या आपको पढ़ना था। ठीक है, अब बेरोजगारी छिपी हुई, कल भी पढ़े ना हम लोग, ये चीज़ों को पढ़ भी पढ़े हैं, आज भी देखेंगे। तो यही चीज़ हमको बताना था कि जो NCERT वही हम आपको करा रहे हैं, आपको तसल्ली रखनी है। ठीक है, देखिए उसी चैप्टर को शुरू करें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, NCERT का मिला ना क्वेश्चन 10th का, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। अब देखिए मेरा क्वेश्चन लेवल का होगा भाई, उसमें कोई कमी नहीं हम करेंगे। अब वहाँ हमने पूछ दिया कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा, द्वितीयक में कौन आएगा, तृतीयक कौन आएगा, निकल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो ही है गया। हम जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एकदम लेवल का दे रहे हैं, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप अच्छे लेवल पे हैं। जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे 5 बार वीडियो देख के 10 बार जो है वीडियो पढ़ के हो रहा है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रही है, तभी आप अच्छा कर पा रहे हैं। जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किया जाए तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि जो वो गतिविधि जिन्हें प्राकृतिक उत्पादक का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूप में परिवर्तित किया जाए तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब कह रहा है दोनों सत्य कौन है, दोनों में सत्य कौन है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। अब कैसे सही है सो हम आपको समझाते हैं। ठीक, आइए कैसे सही है कि हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। कैसे देखते हैं, जितने सभी उत्पादक जो है, उत्पादों का आधार है, हम जो है क्या करते हैं, चाहे कृषि का काम करें, डेयरी हो हमारे पास, मत्स्य पालन हो, वन हो, ये सभी प्राकृतिक उत्पाद हैं। प्राकृतिक चीज़ का ही, यानी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके ही हम कृषि कार्य में, डेयरी में, मत्स्य में, वन में, इस सब में चीज़ को उत्पादित करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम प्राथमिक क्षेत्र में ही रखते हैं इस सबको। तो प्राथमिक क्षेत्र में समझ में आ गया है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, कि वैसा क्षेत्र जैसे प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इसमें कौन कौन क्षेत्र आते हैं, तो कृषि और उसके सहायक क्षेत्र आते हैं। जो चीज़ समझा रहे हैं समझिए दाब के। ठीक है, छटपटाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, अब चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र किसको कहेंगे। तो द्वितीयक क्षेत्र वो आता है जो प्राकृतिक उत्पाद बना था। प्राथमिक क्षेत्र में ये सब चीज़ें बना, तीनों चारों ये उत्पाद, घस दिए ज़्यादा, चलो भाई फिर से कर देते हैं। ये प्राकृतिक उत्पाद जो हम बना था, प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में क्या करना है, प्राकृतिक उत्पाद के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूप में परिवर्तित करना। सिर्फ इसका परिवर्तन, चेंजिंग करना है, मतलब इसके शकल में चेंज करना। इतना समझ में आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद जो अगला कदम होता है, जो वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित होती है, वही काम है सेकंड का, द्वितीय क्षेत्र का। जैसे मानिए कि चीनी तो पेड़ में नहीं बनेगा डायरेक्ट, तो चीनी के लिए आपको गन्ना उपजाना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। खेती आपका क्या प्राथमिक है। अभी गन्ना को काट के ले गए कहाँ, कारखाना, और कारखाना में, चीनी मिल में क्या कर दिया, इसे चीनी निकाल लिया। तो जो नए वस्तु, प्राकृतिक जो है उत्पाद था, प्राकृतिक उत्पाद, वो उसको नया वस्तु बना रहा है जिस जगह पे, उसको हम बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। तो कारखाना हो गया, कोई घर में कार्यशाला होता है, घर में कोई छोटी सी फैक्ट्री होती है, तो उद्योग धंधा जिसमें किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब तृतीय क्षेत्र इसीलिए नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन है आगे, तो इसीलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती बल्कि स्वतः ही वस्तु का उत्पादन करती है। भाई कैसा गंदा बात बोल रहा है जी, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ना ना, ये तो बदबूदार है, ये तो बहुत गंदा बात हो गया। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कह रहा है। अब देखिए, अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। कह रहा असत्य चुने, तो असत्य तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब दोनों असत्य है। अब जिन लोगों को समझ में अभी तक नहीं आया है वो थोड़ा सा नीचे देखिए भी। अब हम आपको समझाते हैं कि ये चीज़ क्या था। आइए, तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो आर्थिक गतिविधि में स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। खुद वस्तु का उत्पादन कैसे करेगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन होता है, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है देखिए, बल्कि जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में जो वस्तु उत्पादित होता है, उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग और मदद करता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में भी देखें ना कि प्राकृतिक चीज़ से, प्राकृतिक संसाधन से वस्तु उत्पादित हो रहा था, और द्वितीय क्षेत्र में देखें कि जो प्राकृतिक उत्पादन आया है उसको नया रूप दिया गया है द्वितीय क्षेत्र में। तो उत्पादित वस्तु जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तु को थोक और खुदरा विक्रेता को बेचने के लिए ट्रकों का, ट्रेनों द्वारा परिवहन कराने की जरूरत पड़ती है। होता है ना कि प्राथमिक क्षेत्र में मानिए आलू उपजा लिए और द्वितीय क्षेत्र में आप चीनी बना लिए। ठीक है, तो ये आलू और चीनी को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए मंडी ले जाइएगा, बाजार ले जाइएगा, इसके लिए आपको लेबर चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए,
मार्केट चाहिए, इसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, तो ये सब जो चीज़ आई बीच में, ये सब चीज़ यानी इसके परिवहन की ज़रूरत है, इसकी भंडारण की ज़रूरत है, संचार व्यवस्था की ज़रूरत है। अब पैसा वैसा बेचिएगा, ठीक है, तो पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कीजिएगा, तो बैंकिंग की ज़रूरत है। ये जितने चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा निर्मित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। अब समझ में आया? तो ये गतिविधि जो है वस्तुओं, ये जो तृतीयक क्षेत्र है ये वस्तु के बजाय सेवा का सृजन करता है, इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। और समझ में आया तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? और प्राथमिक क्षेत्र जो है समझ में आया, द्वितीयक है, तृतीयक भी आ गया। ये तीनों का काम क्या है? फिर से रिपीट कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र का काम है कि भौतिक संसाधन द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र का काम है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो भौतिक संसाधन के द्वारा प्राकृतिक उत्पाद आया है, उस प्राकृतिक उत्पाद को नया रूप देना, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र का काम है, उद्योग धंधा हो गया। और तृतीयक क्षेत्र का काम है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तु उत्पादित हुआ है उसको कंज्यूमर यानी उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए हर एक सेवा देना। टक से मारना आंसर, टक से, ठीक है। हम ये डायग्राम अगर मानिए, ये जो डायग्राम अभी आपको हम समझाए हैं, ये किसी को अगर समझाया जाए कि भाई ये जो है इसमें प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र तीनों समझा दिया गया, क्या समझ में आया? कुछ आएगा? लेकिन आपको जो बताया समझ में आया ना, तो यही इसीलिए कहते हैं शुरू से अंत तक जुड़िए। कुछ लोग आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला भाई इससे, ठीक है। जब तक तसल्ली नहीं रहेगा दिल में, कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद का सही तरीका से व्याख्या करता है? यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है उसकी सही तरीका से व्याख्या कौन कर रहा है? सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको तो पढ़ना चाहिए था। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, पहले हम तो आंसर इसका चुन लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। आंसर करें कि किसी विशेष वर्ष में देश की करदाता और नागरिक द्वारा उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तु और सेवा का मूल्य, मध्यवर्ती जखने दिया तो गलती हो गया। किसी विशेष वर्ष में देश के नागरिक द्वारा देश के भीतर और बाहर और उत्पादित सेवा और वस्तु का अंतिम मूल्य, देश के भीतर और बाहर के चक्कर में गया ही, भीतर बाहर करोगे तो गलती होगा, ठीक है। भीतर बाहर नहीं करना है। देखिए तीसरा ऑप्शन है किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम और वस्तुओं का सेवा मूल्य, यही होगा आंसर। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू, घरेलू मतलब घर में, घर मतलब कि देश के अंदर, हाँ, तो इसीलिए बाहर वाला गलती मारे थे। आंसर तो आपको पता चल गया है, फिर भी एक देख लिए, किसी विशेष वर्ष में देश के गरीब रेखा से ऊपर के नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य, ने तो आंसर इसका सी होगा। अभी सी जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। देखिए कि तीनों क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इसके उत्पादनों और के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सीधा बात, अगर कोई पूछ दे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो सिंपल में आप आंसर बता सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यानी तीनों क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप के तीन क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्र के उत्पादन का जो योगफल होगा उसी को हम देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में आंसर लिखना हो तो बताएंगे किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य जो है उसको सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए अंतिम वस्तु क्या, मध्यवर्ती वस्तु वाला एक आंसर काटे थे, तो अंतिम वस्तु क्या होता है? जैसे मानिए कि यहाँ पे हम गन्ना उपजाए, ठीक है, गन्ना उपजाए, खेत में गन्ना उपजाए, इसको फिर भेज दिए चीनी मिल में। अब चीनी मिल में जब ये गया है तो यहाँ से चीनी बन के निकलेगा, ठीक है। अब ये चीनी मिल में जो है चीनी बन के निकलेगा, यहाँ पे गन्ना बेचा गया किसान के द्वारा, यहाँ गन्ना का रेट 150 रुपये क्विंटल, मतलब कि 1150 रुपये क्विंटल था, और चीनी का दाम जो है 250 रुपये क्विंटल है। तो यहाँ भी जोड़ लिए दाम और यहाँ भी जोड़ लेंगे तो एक चीज़ का दाम दो जगह जुड़ा जाएगा ना, इसीलिए गन्ना का नहीं जोड़ेंगे। अंतिम में क्या बना, अंतिम उत्पाद क्या है? चीनी। चीनी के बाद कुछ बनने वाला है, बिकने वाला है, मतलब आम जनता तक पहुंचने के लिए अंतिम उत्पाद क्या है? चीनी। सिर्फ चीनी के रेट अंतिम उत्पाद को हम जोड़ेंगे, ठीक है, गन्ना को छोड़ देंगे। अब समझ में आया कि अंतिम वस्तु और सेवा क्या होता है, कि अंतिम जो कंज्यूमर को दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे उसका रेट ऐड करेंगे और वहाँ से जीडीपी निकालेंगे। तो जो चीज़ कभी नहीं आप समझोगे ना वो समझेंगे एनसीईआरटी के इस सीरीज में। सिर्फ दिल दिमाग को आराम से रखना है, तसल्ली के साथ रखना है और हमारे साथ क्या करना है, सिर्फ आगे बढ़ना। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, 4 नंबर,
कि भारत में लोग सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त करते हैं, क्यों सभी है। भारत में जीडीपी की सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र के उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, ये भी सही है। ये दोनों चीज़ आप पहले से जानते हैं, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन पूछा है कि सत्य बताइए, इसे आंसर नहीं माना, जखने आप धरफरा गए। इस बार जो बीपीएससी का आंसर की दिया है, पूछिए उन लोग से जो लोग को दिख रहा था कि बहुत आसान क्वेश्चन है। हम खुद अपना बताते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन गलती की है ना, जिसको आपको दिखा देंगे तो आप कहेंगे गुरुजी आप क्या जानते हैं, ठीक है। और इतना हार्ड सही किया है ना कि जिसको देखने के बाद एग्जामिनर का दिमाग हिल जाएगा, वो सब सही है, ठीक है। 100 क्वेश्चन मेरे सही है, और फिर भी जो है इतनी आसान गलती है कि वो सही होता है तो 120 सही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसी होती है कि लोग एग्जामिनेशन हॉल में ऊपर पढ़े, टाइम कम है, जल्दी में आंसर मार दिए, इस चक्कर में होते हैं। और ये चीज़ में सुधार लानी है सबको, हमको भी और आपको भी। तो ये नीचे पढ़ना है कि सत्य और दोनों सही है, इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है। जिस देश में तृतीय क्षेत्र का, अभी देखते हैं ना 60% के करीब योगदान है भारत में, अप्रॉक्स मान लीजिए, अभी नया डाटा तो आया नहीं, तो तृतीय क्षेत्र का इतना योगदान है 60%, मतलब जीडीपी में। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी का योगदान हमेशा रहता है, ठीक है। और ये तृतीय क्षेत्र का जो योगदान बढ़ेगा, देश विकसित माना जाएगा, ठीक है। शुरुआत में जब भारत का आज़ादी हुआ था तो 80% जनसंख्या और 51% जो है कृषि, जीडीपी में भारत कृषि का हिस्सा था। तो कृषि का हिस्सा 51% था, तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा ज़्यादा था। जब प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा ज़्यादा होगा तो देश विकसित नहीं होगा, ठीक है, विकासशील होगा, अर्धविकसित, अविकसित माना जाएगा। जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र घट के तृतीय क्षेत्र बढ़ेगा, वैसे वैसे विकसित माना जाएगा, ठीक है। और अभी क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाइए, ज़्यादा बता देंगे दिक्कत हो जाएगा, बता ही देते हैं। चलिए, किसी भी देश में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र जितना बड़ा होगा, तृतीय क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र बताता है कि तृतीय क्षेत्र उस देश का कितना बड़ा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हम लोग अभी अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाला है, इसीलिए भी रुक जाइए। तो समझ गए होंगे कि तृतीय क्षेत्र का जो है क्या है, कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक है। किंतु भारत में सबसे अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं, मतलब भारत में सबसे अधिक नियोक्ता मतलब होता है कि काम करने वाले, लेबर, ठीक है। इसका प्रमुख कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार पर्याप्त अवसर जो है सृजन नहीं हो रहा है। अभी भी आप पढ़े होंगे कि कृषि में 80% जनसंख्या लिप्त थी, ठीक है, धीरे धीरे कमी है। तो भारत में कह रहा है कि जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है, ठीक है, और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है। और लेकिन अगर नौकरी लोग जो है करते कहाँ पे काम सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा काम जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम कहाँ करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। क्यों, इसकी रीज़न ये है कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में उतना ज़्यादा रोजगार नहीं उपलब्ध है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अगर हम अभी ये नहीं पूछेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में नियोक्ता सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ कृषि पर निर्भर है, नहीं, क्वेश्चन को घुमाएंगे, टर्म देंगे उल्टा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5 नंबर क्वेश्चन कि विकसित देश की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित होते हैं। ये चीज़ अभी तुरंत समझाया 2 मिनट पहले कि जो देश विकसित होगा उसकी अर्थव्यवस्था में जो लोग होंगे, श्रमजीवी लोग, वो सबसे ज़्यादा सेवा सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में काम करेंगे। थर्ड क्षेत्र जितना लार्ज होगा वो देश उतना ही विकसित माना जाएगा। बताए हैं, तो ठीक है। चलिए, मतलब क्या स्टेटमेंट सही हो गया कि कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ कहीं प्रकार का हो तो बता सकते हैं, ठीक है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, तृतीय क्षेत्र का विकास उतना ही अधिक होगा। बताए थे यही चीज़ कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र ही डिपेंड करता है कि तृतीय क्षेत्र कितना बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कोई वस्तु, अगर गेहूँ उपजा रहे हैं, वो गेहूँ को आप फैक्ट्री में भेजिएगा, यहाँ ब्रेड बनेगा, तो फैक्ट्री में ब्रेड बनेगा, तो फैक्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए लेबर काम करेगा, ठीक है। लेबर चाहिए ना, लेबर रहेगा, फिर उसको मतलब कि गाड़ी है ब्रेड को, सब जगह गेहूँ को खेत से लाने के लिए फैक्ट्री तक, फिर वहाँ चीनी पहुँचेगा, तो चीनी में मतलब कि परिवहन लगेगा, पैसा वैसा ट्रांसफ़र होगा, तो मतलब कि ब्रेड बिकेगा, तो पैसा संचार व्यवस्था चाहिए, परिवहन चाहिए। तो जितने लोग इसमें काम करेंगे, तो जितना प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र बड़ा होगा, तृतीय क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तब समझ में आया कि कथन 1 और कथन 2 दोनों हम सही करा लिए, समझ में आ गया ना।
हाँ, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों सही। हमको सही वाला पूछा था, ये क्वेश्चन है ना, भाग जाता है मगर हुआ, समझे, तो दोनों सही हो जाए, क्योंकि हमको सत्य पूछा था, ठीक है। तो दोनों, अगर इसी में असत्य पूछता तो आंसर डी हो जाता, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। धरफराना ने 5 चीज़ सीखिए दिन में, लेकिन ऐसा सीखिए कि आपको लगे कि कुछ पढ़ गया है, ठीक है। ऐसे नहीं ये 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा भी इसी पे हैं, और वही राम कहानी, ठीक है, कि सीता जो है रावण की, सीता रही है राम की पत्नी है, लक्ष्मण की जो है भाभी है, वही चीज़ रटे जा रहे हैं ज़िंदगी भर, ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ नया जानिए, यूनिक जानिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विकसित देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको समान लक्षण ये दिखाई देता है कि अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा सेक्टर में होते हैं, ठीक है। और कृषि, खनन और उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवा का विकास होता है। अतः प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, सेवा की मांग उतना ही अधिक होगी, ठीक है, जिससे तृतीय क्षेत्र का विकास वृद्धि होगा। यानी दिखा दिया आपको एक्सप्लेन करके कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना बड़ा होगा, तृतीय क्षेत्र की मांग उतनी ही बढ़ेगी, लोगों का नियोक्ता अधिक ज़्यादा होगा तृतीय क्षेत्र में। तो ये सब कॉन्सेप्ट बड़े बड़े जो है ना महारथी लोग समझने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने से पहले ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को समझ के जाते हैं कि क्लास करने, और अक्सर क्वेश्चन जो है जाते हैं पूरा 2 साल 3 साल तैयारी कर लेते हैं, फिर टीचर करता है फिर से एनसीईआरटी पढ़ो तुम, ठीक है। तुम एनसीईआरटी क्लियर करो, पीटी निकल जाएगा, जाओ। तो ऐसी बातें हैं, और आपको आसानी से हम समझा रहे हैं, मात्र 1.5 महीना से 2 महीना में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब देखिए अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र क्या होता है, संगठित क्षेत्र क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके संबंध में नीचे दिए गए कथन पे विचार करना है। पहला है संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के 100 वेतन, इसको बोलते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, सुन लीजिए, LAP, लिव ऑन एवरेज पे। बीमारी के कारण छुट्टी, LHAP, नौकरी वाला से समझ में आ रहा होगा, धाएँ धाएँ, ठीक है। इसका प्रावधान नहीं है। बताइए कि संगठित क्षेत्र कौन होता है, पहले अब थोड़ा देर बता ही देते हैं। संगठित क्षेत्र वो सा क्षेत्र होता है जिस पे सरकार का पंजीकरण है, जैसे रेलवे है, ठीक है, तो रेलवे संगठित क्षेत्र है। बैंकिंग सेक्टर संगठित क्षेत्र है, यहाँ पे आपको नौकरी लेने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, इसे आलू फालू की तरह किसी के खेत में नहीं जा रहा काम करने के लिए, आ जाओ कर लो, ठीक है। ये संगठित क्षेत्र है, यहाँ पर नौकरी जो है आपको मिलेगी, आपको एग्जाम दे के आना पड़ेगा, और आपको नौकरी लग गई तो नौकरी से निकालना मुश्किल नहीं है, लगातार नौकरी में आप रहेंगे। और यहाँ पे छुट्टी आपको लेना है तो वेतन भी मिलेगा छुट्टी में, ठीक है। LAP में मिलता है ना छुट्टी में वेतन, बीमारी में भी मिलेगा, LHAP इसको बोलते हैं, यानी बीमारी के कारण भी आपको छुट्टी दी जाती है, ठीक है। इसका प्रावधान है, लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, समझे। पहला स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है, गलत, समझे, समझ के मारना है। दूसरा, संगठित क्षेत्र में उद्यम आते हैं और जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। बिल्कुल, जितने भी आपके संगठित क्षेत्र होंगे वहाँ टाइम फिक्स होगा, ठीक है। जहाँ उद्योग संगठित क्षेत्र होगा वहाँ टाइम फिक्स होगा, ड्यूटी आवर। रेलवे देखते हैं 8 घंटा लेता है, ठीक है, कहीं कहीं 12 घंटा है, तो टाइम आवर फिक्स है, ठीक है। कि उद्योग क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है, टाइम पीरियड, ठीक है। अब चलते हैं, तो दूसरा सही है, पहला गलत और दूसरा सही। तीसरा, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियम और विनियम के अनुपालन करना, तो यही चीज़ हम बोल दिए थे ऊपर में, ये भी सही है। जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी जितना नियम होगा और कानून होगा उसका अनुपालन करना होगा, ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। हमको पूछ रहा है सत्य बताइए, बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए भाई, काहे आप खाली सुन रहे हैं, तो कमेंट मारते रहिए, उठा पटक चलता रहे, थोड़ा सा मूड बना रहे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 और 3 सही। देखे, अब ये जो चीज़ हम इतने देर से बोले हैं ना वही चीज़ है, दोबारा आप रिपीट कर देते हैं, आपको हम दोबारा बोले, तिबारा बोले, 5 बार बोले, आपको सुनना है चुपचाप, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाएगा। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो है उसको रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, ठीक है, रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। एक निश्चित समय तक काम करने की आशा की जाती है। इन क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि PF जिसको बोलते हैं, अवकाश काल, ठीक है, वे भुगतान जो है और सेवानुदान इत्यादि जैसे लाभ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बल्कि यही बात पढ़े थे ऊपर में, रोजगार की अवधि नियमित होती है, इस सेक्टर में पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। और ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी नियम और कानूनों का जो है विनियम का अनुपालन करते हैं। जैसे कारखाना अधिनियम आया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आता है, सेवानुदान अधिनियम आया, ये सब जो नियम है इसका अनुपालन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये आपके हम जो कर रहे हैं दूसरा नंबर चैप्टर है, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा आएगा। आराम से तसल्ली रखिए, कहीं जाना नहीं है, आपको ये चीज़ समझनी है। एक क्लास में पूरा 10th का NCERT आप कंप्लीट कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, 1 से 1.5 घंटा में। अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के संबंध में कह रहा है सत्य कथन। अभी संगठित क्षेत्र पर है, अब असंगठित क्षेत्र पर है। NCERT एकदम टॉपिक। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम और विनिमय नहीं होता है, ठीक है। यह रोजगार सुरक्षित नहीं होता है और श्रमिक को बिना किसी कारण हटाया जा सकता है। अब बताइए संगठित क्षेत्र पर क्या आए हैं, कमेंट कीजिए। तो असंगठित क्षेत्र के लिए दोनों कथन सही है कि गलत है, आगे एक सही है कि दो गलत है, बताइए। संगठित क्षेत्र बता दिया ना कि सरकार द्वारा पंजीकृत है, यहाँ पे आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, वेतन भी मिलेगा, छुट्टी में रहिएगा तो, बीमार पड़िएगा तो ये छुट्टी मिलेगा, भविष्य निधि होगा। और असंगठित क्षेत्र आपका हो गया जैसे मानिए किसी की किसान खेत में जाते हैं आप काम करने के लिए, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट वाला बहुत सारा ऐसा काम होता है जहाँ पे आप जाते हैं करने के लिए। तो क्या होता है कि आपकी वहाँ नौकरी जो है वहाँ कोई नियम कानून नहीं है, पहला नंबर कोई नियम कभी नहीं नहीं होता है, और रोज़गार फिक्स नहीं है। जब तक मन है रखा मालिक ने, मन है तो निकाल दिया, ठीक है। आप खेत में कमठौनी हमारे यहाँ कर रहे हैं, मन हुआ 2 दिन बाद गया हटाओ इसको, दूसरा लेबर बुलाओ। तो ये श्रमिक को बिना किसी कारण हटाया जा सकता है और वहाँ नियम और कानून नहीं होता है, तो दोनों सही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपका आंसर धुक निकलेगा, ठीक है, धुक निकलेगा। अब देखिए असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये इससे निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनिमय तो होते हैं परंतु इसका अनुपालन नहीं होता है, यानी रूल तो होता है लेकिन इसके नियम और अनुपालन जो है नहीं किया जाता है, ठीक है। ये कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और प्रायः नियमित नहीं होते हैं, वेतन भी कम मिलता है और परमानेंट नहीं होता है नौकरी। इसके अतिरिक्त समय में काम करने, स्वेतन छुट्टी, अवकाश और बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये सोचिएगा कि हाँ 2 घंटा काम करेंगे, लेबर का मतलब कि मालिक का मन है कहेगा आप 12 घंटा काम करोगे तब देंगे रुपया, ठीक है। तो यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है कि 8 घंटा पूर गया हम चल दिए, ठीक है, घड़ी दे के, नहीं। तो ये सब चीज़ें ना तो आपको छुट्टी पर रहेगा तो वेतन देगा, कौन मालिक देगा, कोई नहीं देगा, ठीक है। और ना तो बीमार पड़िएगा तो ये वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है, बीमार में छुट्टियों नहीं मिलेगा, काम पे आओ तो पैसा नहीं, आओ तो पैसा नहीं। तो ये सब चीज़ तो सिंपल आप आराम से समझ सकते हैं। और ये जो है बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप आसानी से मार सकते हैं इस सब का आंसर, गांव देहात की क्वेश्चन है ये सब चीज़ें। ये आपका 2 चैप्टर हम ख़त्म कर दिए, यानी NCERT का 2 चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 10th का इकोनॉमिक्स का ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 3 की तरफ आए हैं, टोटल 5 चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। तो तसल्ली बनाए रखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब जो है थोड़ा ही क्वेश्चन है, ये जो छोटा चैप्टर है। चलिए स्क्रीन पे पूरा दिखना चाहिए ना, तब मज़ा आता है। हाँ अब दिखा ना, चलिए ये थोड़ा सा सुमन को देखना पड़ेगा, ये PDF अच्छा नहीं बन रहा है। नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, अब मुद्रा से है क्वेश्चन, देखिए पता है ना चैप्टर मुद्रा और साख है, NCERT में दिखाए थे चैप्टर मुद्रा और साख, वही मुद्रा और साख है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, RBI करेंसी नोट जारी करता है। सही है कि गलत है बताइए ना, अरे बोलने दीजिए कि सही है कि ए भाई काहे पलटा पलटी कर रहे हो जी। तो RBI जो जारी करता है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कोई भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपया में आयादगी को अस्वीकार कर सकता है। अच्छा इतना हिम्मत, ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। यहाँ पूछा था सत्य, नीचे देखना है सत्य, तो केवल एक सही है। अब आते हैं एक्सप्लेन पे, अब देखते हैं, देखिए एक्सप्लेन पे आ गया। भारत में RBI केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, ये तो बिल्कुल कथन सही था। और भारत में कानून के अनुसार है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। कोई दूसरा जो है व्यक्ति, यानी अगर ऐसा होता तो सब आदमी अपने घर में मशीन रखता नोट छापने वाला, ठीक है। और इसके अलावा कानूनी विनिमय के माध्यम के रूप में रुपया को इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान है, ठीक है। जिसे भारत में सौदा में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अगर कोई जो है लेन देन हो रहा है, सौदाबाजी हो रहा है, यही सेकंड स्टेटमेंट था, तो आप ये नहीं कहिएगा कि हम भारतीय रुपया नहीं लेंगे, नहीं लीजिएगा, गर्दनियाँ तोड़ दिया जाएगा, हिला दिया जाएगा, ठीक है। कि भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपया की अदायगी के लिए अस्वीकार कर सकता है, नहीं करिएगा तो जो है घर में अच्छा थोड़ा दिया जाएगा, कि भारत सरकार
अनुसार इसको जो है मान्यता दिया है लेन देन के लिए, ठीक है। तो एक सही था और दूसरा गलत था। चलिए अब क्वेश्चन है आपका, अरे मजाक के लिए सब बोलते रहते हैं ताकि आपको एंजॉय आए। मांग जमा के संबंध में दो कथन है, दोनों कथन चुनना है आपको, इसमें कौन सत्य है। देखिए, मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुद्रा भांति की कार्य करती है, ठीक है। तो मांग जमा जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था के में मुद्रा भांति कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है, लोगों को जिस खाते में से अपनी आवश्यकता के अनुसार धन निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है, उस खाते को जमा धन को मांग जमा कहते हैं। फिर से समझिए, यानी कि भारत में लोगों को जिस खाते से अपनी आवश्यकता के अनुसार धन निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है ना, उस खाते में जो पैसा रखते हैं उसको हम मांग जमा कहते हैं। तो कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। अब कैसे सही है इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। आइए आ गए, कहाँ आए आप? वहीं हैं, कहते हैं आ गए। चलिए देखिए, मांग जमा में मुद्रा का अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण कैसे मिलते हैं? मांग जमा से जो है चेक के द्वारा बिना नगद इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं में को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसीलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था इससे जो है मुद्रा समझा है। यानी चेक को भी जो है एक मुद्रा का रूप मांगा गया है, मांग जमा को भी एक मुद्रा का रूप मांगा गया है आधुनिक अर्थव्यवस्था में। अब आते हैं, मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन के लिए विनिमय का माध्यम है। विनिमय मतलब वस्तु को एक रूप, आपको गेहूं चाहिए, हमारे पास चावल है, तो पैसा के माध्यम से, अभी पहले जो है वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु देते थे, वस्तु लेते थे। अभी जो है पैसा के हिसाब से हम उसको करते हैं, लेन देन विनिमय करते हैं। लोग अपने मुद्रा को बैंक में जमा करते हैं क्योंकि लोगों को धन बैंक के पास सुरक्षित रहता है। इन पर सुविधा के उपलब्ध होती है, चूँकि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं। यानी जो पैसा आप रखे हैं और ज़रूरत पड़ने पे बैंक से निकालेंगे तो जो पैसा है उसको बोलते हैं मांग जमा। समझ ला है? तो समझी, ये सब चीज़ समझी। कहाँ मिली? बिल्कुल एनसीईआरटी के बिल्कुल कहीं नहीं, दूसरा जगह कहीं मिलेगा ही नहीं। आप कोई भी किताब उल्टा लीजिए एनसीईआरटी छोड़ के, ठीक है, 6 to 12 एनसीईआरटी छोड़ के आप कुछ उल्टा लीजिए, हवा तक नहीं लगने दिया जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, अब दो ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिया है सत्य चुनिए। तो पहले ऊपर और फिर नीचे, एक के बाद नीचे नहीं जाना है, पहले ऊपर देखिए फिर नीचे, तब मज़ा आएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके ऋणों की औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। फिर से देखिए, स्टेटमेंट अगर गलती हो गया तो आंसर आपसे गलती हो जाएगा। आरबीआई ऋणों के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पे नज़र रखता है। पहला स्टेटमेंट आपका था, ठीक है। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट है आपका, ये सही है। अब कैसे सही है ये भी दिखाते हैं। दूसरा, ग्रामीण इलाका में किसान एवं छोटे कर्जदार के कर्जे का सबसे ज़्यादा भाग औपचारिक क्षेत्र से पूरा किया जाता है। गलत है। औपचारिक क्षेत्र से बेचारा को कौन देगा पैसा? कोई बैंक, कोई सरकारी संस्थान जल्दी किसान और छोटे छोटे कर्जदार को देगा? हम जाएंगे कहेंगे 500 रुपया दो, नहीं देगा। हमको देगा बगल वाला महाजन, ठीक है, पैसा कहेंगे मालिक 200 रुपया दियो, ठीक है, तो वो देगा, यहाँ परसों दे देना, तुम रिटर्न कर देना। तो ये औपचारिक क्षेत्रक नहीं आएंगे, और हम बताएंगे कौन से आएंगे। तो दूसरा गलत है। तीसरा, औपचारिक क्षेत्रक ऋण को अंतर्गत बैंक और सहकारी समितियां द्वारा दिया जाने वाला कर्ज है, बिल्कुल। तो पहला और तीसरा जो है आपका सही है, 1 और 3, और 2 गलत है। तो अब कह रहा है सत्य चुनिए, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या हम मारे आंसर, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है, जखने नहीं दिखे चिल्ला जाना है कि सर जी नहीं दिखा, ठीक है। तो नहीं दिखेगा तो हम इसे जूम मार देंगे, ठीक है, जूम मार देंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास तो सारा बीमारी का इलाज है। देखिए, आरबीआई जो है इस बात पे नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायी और व्यापारी को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहा है, बल्कि छोटे किसान, उद्यमी और व्यापारियों को भी ऋण दे रहा है कि नहीं दे रहा। आरबीआई का काम क्या है कि बैंक जो उसके अंदर जितना भारत का बैंक है सबको मॉनिटरिंग करना कि तुम पैसा जो ऋण दे रहे हो, कर्जा दे रहे हो, किसको दे रहे हो, लोन किसको दे रहे हो। सिर्फ अपने ऐसे व्यवसायी को नहीं दे रहे हो, नीरव मोदी या रिलायंस या फिर टाटा जियो, इस टाइप के लोगों को जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या फिर व्यवसायी हैं, इसी को तो नहीं दे रहे हो कि कमा के देगा प्रॉफिट। ऐसे लोग को दो जो छोटे किसान हैं, जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, इस लोग को भी दो, ठीक है। तो ये औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत, संगठित क्षेत्र के हिसाब से समझ सकते हैं इसको, ठीक है।
तो ये पता चल गया आरबीआई को, बैंक जितने बैंक के भारत में छोटे, आरबीआई के नीचे, आरबीआई के अंडर में, आरबीआई को जानकारी देनी पड़ती है कि वो कितना ऋण दे रहा है और उनकी ब्याज दरें क्या है, बताना पड़ता है कि हम जो कितना पैसा दे रहे हैं किसको और उसकी ब्याज दरें क्या है, ठीक है, किसान को कितना दिए हैं, उद्यमी को कितना दिए हैं, व्यापारी को दिया है, सब एक्सप्लेन करना पड़ता है आरबीआई के सामने, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट, सेकंड नंबर। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया था, यही चीज़ था। सेकंड है ग्रामीण इलाका में किसान और छोटे छोटे कर्जदार के ऋण का जो है प्रमुख स्रोत अनौपचारिक क्षेत्रक है। अनौपचारिक का मतलब कि वही बगल वाला, गांव वाला, जिसका कोई जो है लेखा जोखा नहीं रहता है वो, क्योंकि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की पर्याप्त संख्या नहीं है, तो बैंक कहीं भी मौजूद जो है, बैंक जहाँ कहीं मौजूद भी है तो बैंक से कर्जा लेना जो अनौपचारिक स्रोत से कर्जा लेने की तुलना में कहीं ज़्यादा मुश्किल है। बैंक में जाइए कहेगा पासबुक है, खाता लाओ, फ़ोटो लाओ, आवासीय लाओ, जातीय लाओ, आधार कार्ड लाओ, मतलब 500 तो डॉक्यूमेंट दिखा देता है, फलना से लिखवा के लाओ, ये चीज़ लाओ, दिस लाओ, आपके पास किस संपत्ति है, इस संपत्ति का ब्यौरा दो, तब हम आपको कर देंगे। लेकिन महाजन से लेने जाओ, बोलेगा 5% लेंगे महीना का, चलो अभी 50,000 ले जाओ, ठीक है, तो 2 मिनट में पैसा दे देगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है कि गांव में जो है आसानी से मिल जाता है अनौपचारिक स्रोत से कर्जा बैंक की तुलना में, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट जो था वो गलत था, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट है औपचारिक क्षेत्र में बैंक के साथ साथ सहकारी समितियां का कर्जा लें। तो जो सहकारी समिति और बैंक ये सब औपचारिक क्षेत्र में आएगा। अनौपचारिक में कौन आएगा? महाजन, किसान, महाजन, बड़े बड़े गाँव के जो है महाजन हो गए, क्या बोलते हैं, साहूकार हो गए, ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। तब हो गया सब चीज़ क्लियर। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, कि निम्नलिखित में किन लोगों द्वारा लिए दिए गए कर्ज को अनौपचारिक श्रेणी में रखेंगे। वही क्वेश्चन घुमा दिया ना फिर से, जो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं उसी को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, इसमें शामिल होगा। बताइए कौन कौन होगा। आप किसी दोस्त को बोले कि रे तो हाँ अभी जा रहे हैं थोड़ा फलानी से मिलने के लिए, तो 1,000 रुपया दे दो, ठीक है। तो फलानी से मिलने के लिए 1,000 रुपया जो मेरा दोस्त दिया, उसके लिए कुछ लिया, कुछ नहीं, आसानी से दे दिया, उनको रिटर्न करेंगे। तो मित्र भी अनौपचारिक श्रेणी में आते, अनौपचारिक क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। व्यापारी से भी लेते हैं पैसा, कोई गाँव के साहूकार से, रिश्तेदार से, कोई रिश्तेदार से अगर घर में शादी ब्याह है, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो रिश्तेदार से भी ले लेते हैं रुपया, बाद में उसको दे देते हैं रुपया। ये सब औपचारिक किस क्षेत्र में आएंगे? अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक में कौन आएगा? बैंक और सहकारी समिति है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 1, 2, 3, 4 सभी हो जाता है। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि अनौपचारिक उधारकर्ता में साहूकार, व्यापारी, मालिक और रिश्तेदार, दोस्त आते हैं। शहरी निर्धन और ग्रामीण परिवार के लिए अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। मतलब गरीब लोग हैं, शहर में भी गरीब लोग हैं या ग्रामीण परिवेश में अनौपचारिक स्रोत से ही लोग कर्जा लेता है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में जो है ऋणदाताओं की गतिविधि की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। जो ऋण दिया है उसको कोई कंट्रोल करने वाला संस्था नहीं है अनौपचारिक स्रोत में। आपके रिश्तेदार को कौन कंट्रोल करने आएगा? लेकिन यही औपचारिक स्रोत में जाएंगे तो बैंक और सहकारी समिति जो होगा उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, ठीक है। कि तू पैसा दिया तो कितना लिया है ब्याज, हैं, किस किस को दिया, सारा ब्यौरा लाओ, ठीक है। जो लोग शुरू से हैं उनको पूछिए, उनका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, उनको मज़ा आ रहा होगा कि भाई देखो, ठीक है। जो लोग ऐसे उछल कूद कर रहे बंदर की तरह, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मात्र अभी जो है 1 घंटा भी नहीं हुआ है और आपका हम जो है 5 चैप्टर ख़त्म कर देंगे, 4था चैप्टर पे आ गए हैं, ठीक है। तो इतना लाइव सेशन में कराना थोड़ा सा ये रहता है कि आप एक एक चीज़ जो है बोलते हैं उसमें पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे सारा चीज़, ठीक है। अभी थोड़ा देर बाद बात करेंगे बीपीएससी पे भी, 69th का जो आया है क्या करना है उसमें। अब चलिए 4था चैप्टर को हम लोग देखते हैं, तब तक के लिए धरफराना नहीं जो करा देंगे, मानिए एकदम रसमलाई है, ठीक है, सीधे चाट जाइए पकड़ के, देख लीजिएगा। जो चीज़ अभी करा रहे हैं यही कराने के लिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थान कितना रुपया लेता है एनसीईआरटी को क्लास लेने के लिए, ठीक है। और यही बात समझाएगा 2 घंटा में और हम उसको आधा घंटा में समझा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्त, हम ये नहीं करेंगे बहुत बड़े महान लोग हैं, वही यही हम पढ़ रहे हैं, वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं। कहने का मतलब होता है कि आप अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, अपने छोटे भाई से भी, और उसको चीज़ समझ में आ रहा है तो उसे समझ सकते हैं। बस हम वही कह रहे हैं कि जो चीज़ हमको समझ में आ रहा है वो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और आपको भी जहाँ नॉलेज है वो हमको समझाएंगे, तब आराम से देखते हैं टेलीग्राम पे, एकदम आपकी सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, ठीक है। चलिए तब निम्नलिखित कथन पे हमको विचार करना है। कंपनी के द्वारा मशीन, भवन, भूमि और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को हम निवेश कहते हैं। गजब का क्वेश्चन है और आपको समझना, आपको एफडीआई पे हम चर्चा करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है।
तो ये सही स्टेटमेंट है कि कंपनी जो है, कोई भी कंपनी जो होता है वो मशीन लगाएगा फैक्ट्री में, ठीक है, भवन बनाएगा, बिल्डिंग, ज़मीन खरीदा था ये और अन्य सारा छोटा मोटा उपकरण खरीदता है, इसमें जो पैसा खर्चा करता है इसको हम लोग निवेश करते हैं। इसके लिए जो पैसा खर्चा होगा उसको हम लोग निवेश कहेंगे। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब जो कंपनी एक से अधिक देश में उत्पादन और स्वामित्व और नियंत्रण करते हैं उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। मतलब भारत में, अमेरिका में, चीन में, ब्रिटेन में, 5 गो देश में, कोई मानिए एक से अधिक देश में कोई कंपनी अपने सामान का उत्पादन कर रही है, उसका मालिक है, उसको कंट्रोल कर रही है, कंपनी चला रही है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो दोनों के दोनों से सही हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, यही था ना? हाँ, 4 का पहला क्वेश्चन है। आइए, पूछा था सही कौन है, तो दोनों सही है। सही पूछ रहा है तो दोनों सही है। अब चलते हैं, सही है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि भविष्य के लिए ठीक होगा। कंपनी द्वारा परिसंपत्तियां क्या होती है? कंपनी की परिसंपत्तियां क्या होगी? इस बार परिसंपत्तियां से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, पता होगा आप लोगों को कि भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जो है खरीद में व्यय की मुद्रा को हम लोग निवेश कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को हम लोग विदेशी निवेश कहते हैं। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो विदेशी निवेश क्या हो गया, समझ में आ गया आपको थोड़ा सा? ठीक है, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अगर हमारे देश में कोई अमेरिका की कंपनी अगर ज़मीन खरीदती है, भवन बनाती है, मशीन खरीदती है और छोटे छोटे उपकरण खरीद के अपना उद्योग धंधा लगाती है, तो उस पैसा जितना उसको खर्चा हुआ उसका हम कहेंगे उस कंपनी का विदेशी निवेश। समझ में आया? अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देश में उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित कर रही है। क्यों कारखाना? वहाँ देखिए, कोई भी कंपनी जो है, अभी बहुत सारी कंपनी चीन छोड़ के निकल गई, वहाँ चली जाती है। कोई भी कंपनी इंटरनेशनल वहाँ पे स्थापित होती है जहाँ पे आसानी से लेबर मिल जाए, कच्चा माल मिल जाए और बाज़ार मिल जाए। 3 चीज़ ढूंढती है कोई भी उद्योग लगने के लिए। अब अगर मेंस की तैयारी करेंगे तो 69 मतलब जो भी आप मेंस लिखेंगे तो BPSC में अगर मानिए बिहार में उद्योग धंधा की बात पूछी जाती है, यहाँ विकसित क्यों नहीं हुआ, तो उद्योग लगने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहले मेन चीज़ 3 को देखता है उद्योगपति। पहला देखता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर लेबर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हमको नौकरी करवाना है, लोग बहुत सारे हमारे उद्योग में काम करेंगे, लेबर आसानी से सस्ता श्रम मिल जाना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। दूसरा देखता है कि ज़मीन है अच्छा सा, ठीक है। तीसरा वहाँ भवन निर्माण करेगा, ठीक है, मशीन खरीदेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ की जो परिवहन का साधन है, सुशासन है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा सामान जाएगा लूट लेगा ट्रक का ट्रक। ये सब चीज़ देख के जो है क्या करती है, निवेश करती है। तो सस्ता श्रम देखती है, अन्य संसाधन जो है मिलता है कि नहीं मिलता है, जो चीज़ एक्सप्लेन की, ये सब चीज़ देख के तब लगाती है उद्योग धंधा। अब बिहार में क्या क्या नहीं है बताइए आप लोग, इस कारण यहाँ के उद्योग धंधा उतना विकसित नहीं हो रहा है, ठीक है। 67 का मेंस का क्वेश्चन है गुरु, ठीक है। इसे हवाबाजी नहीं चल रही है, ठीक है। जब तक NCERT नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा भाई आपको, बताओ कहाँ समझाएगा, कौन समझाएगा आपको ये सब चीज़? चलिए, निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है? कौन सत्य है? विभिन्न देश के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही है। मानिए एक देश है, दूसरा देश है, तीसरा देश है, चौथा देश है, सब देश के बीच परस्पर संबंध, कनेक्शन, ठीक है, और एकीकरण, यही वैश्वीकरण है। विश्व को एक करने की क्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। दूसरा है, सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधि से अवरोध और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण है। अब LPG योजना जो आया था, अब LPG 68 भी क्वेश्चन पूछा था, ऐसा पूछा ना कि सब उड़ गया हवा में, ठीक है, देखे थे, बाद में से सबको पता चला। यही LPG के बारे में दिया है। वैश्वीकरण क्या है और यह उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का मतलब होता है कि बड़े बड़े उद्योग धंधा है तो उस पर जो अवरोध लगाया गया, उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया, उसको हटा लेना ताकि वो आसानी से क्या करे, अपना उद्योग धंधा फैक्ट्री चला सके। तो ये पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। हमें पूछा था सत्य, हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था सत्य कौन सा है, तो हमारे लिए दोनों सही है, A और B दोनों सही है। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो कहीं नहीं हो करेंगे तो ये आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का काम क्या होगा? विभिन्न देश के बीच सीमा विवाद का निपटाना, उसको कौन सा जो है खुजली हो रहा है। विकासशील और गरीब देश के विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करना, बिल्कुल यही तो उसका काम है। इंटरनेशनल जो है क्या है, ट्रेड को क्या करना, उदार करना, यही अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन का मुख्य मकसद है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करना। चलिए WTO, इसकी स्थापना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत देर से बैठे हुए हैं गुब्दी लाद के, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना WTO की कहाँ हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। ये इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, इसका मुख्य मकसद है उदार बनाना, ठीक है, ताकि विकसित देश की जो है
पहल पर शुरू किया गया था। इस संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम निर्धारित करता है और देखता है कि नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी WTO का क्या काम है, ये विकसित देश के पहल पे बना है। इसका काम है कि नियम बनाना व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, नियम का पालन हो रहा है नहीं रहा है इसकी मॉनिटरिंग करना। और 4 गो चैप्टर खत्म हो गया, अंतिम चैप्टर पे आ गए हैं और आप लोग जो कह रहे हैं कि टाइम लग रहा है, कहाँ टाइम लगा बताइए, 1 घंटा ही हुआ है, हुआ भी नहीं है। और आपके जो है चौथे 5वें चैप्टर लास्ट चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। इसके बाद आपका कक्षा 11th आ जाता है और 11th जो हम लोग कल से करेंगे। और 11th बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इतनी खतरनाक है कि 3 दिन में मेरा मन है ख़त्म करने का और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मन है, मतलब बोलते रहे उसमें, ठीक है, इतना चीज़ उसमें दिया गया है। अब लास्ट चैप्टर उपभोक्ता अधिकार है, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार, लास्ट में उपभोक्ता अधिकार चैप्टर था ना, मुद्रा साख के बाद उपभोक्ता अधिकार था, वही उपभोक्ता अधिकार है, ठीक है। पहला में विकास था, विकास पढ़ लिए, ठीक है। तो जो चीज़ है वही, दूसरा में क्षेत्रक था, क्षेत्रक पढ़ लिए, सब चीज़ तो वही हम लोग देख रहे हैं। अब देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986, इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसका नाम शॉर्टकट कोपरा है, इसके संबंध में गलत कथन को चुनना है। पहले गलत और सही जान लेंगे तब आंसर करने में अच्छा होता है हम लोग को। कह रहा यह अधिनियम उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं देता, बिल्कुल गलत है, देता है। उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है, ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, यहाँ लिखा नहीं देता, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट की तरफ। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि यह अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया था, बिल्कुल इसी के अंदर उपभोक्ता अदालत बना है। और तीसरा, यह अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर न्यायिक तंत्र की स्थापना, ये भी सही, ये भी सही, गलत सिर्फ एक था, इसमें पूछा था गलत, सिर्फ एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हम जो पढ़े अभी उपभोक्ता के बारे में, इसके बारे में एक एक चीज़ जान लीजिए ताकि नेक्स्ट कुछ भी क्वेश्चन आए ना आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे कोई अगर बच्चा बात करे जो NCERT नहीं पढ़ रहा है और ख़ासकर अपने से NCERT सीरीज़ से नहीं जुड़ रहा है और आप टेस्ट मार के जा रहे हैं, आप हम जैसे दिए थे कल आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन, बोट दिए थे 9th का, किसी अच्छे हीरो को बोट थमा देते जाके, जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। उसमें देखे थे कि जितना क्वेश्चन था उसका आधा भी वो सही नहीं कर पाता, ठीक है, अंदाज पे भी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। और आप क्या मारे थे, जितना था पूर्णांक में पूर्णांक मार रहे थे। तो यही चीज़ होती है पढ़ लेने और एक्सप्लेन कर लेने के बाद, ठीक है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए 1986 में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कोपरा नाम दिया गया, कोपरा नाम दिया गया, ठीक है। अब समझ में आया, ठीक। और ये अधिनियम जो है उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है। तो यही चीज़ हम बताए थे कि अपना प्रतिनिधित्व कोई उपभोक्ता खुद से अपने उपभोक्ता न्यायालय में कर सकता है। और ये अधिनियम जो बना था उपभोक्ता संरक्षण के लिए, इसका नाम कोपरा शॉर्टकट में, ठीक है। अब देखिए कोपरा के अंतर्गत जो है जो विवाद है उसको निपटाने के लिए एक तो जिला स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र विकसित की गई है, ठीक है। यही चीज़ हम पढ़ के आए हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हम पढ़े थे देख लिए, ठीक है। चलिए अभी नया ट्रेंड में क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो था, इसके जगह पर इसको रिप्लेस किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 को किसने रिप्लेस किया है, तो 2019 ने रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार जो है कानून, सब आदमी को रटा होगा। सूचना का अधिकार कानून कब बना था, तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में बना था। कब बना था, 2005। इसके बारे में जो और चीज़ हमको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, एक सेकंड रुकिएगा, क्या पड़ गया, इसके बारे में और जानना जरूरी ये है कि अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने कानून पारित करके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया था। इसको सूचना का अधिकार जो है नाम दिया गया था। ये क्या है कि कोई भी देश के लोग, आम नागरिक अपने सरकारी विभाग में क्रियाकलाप में जो काम हो रहा है उसके बारे में सूचना ले सकता है, मांग सकता है कि मोदी जी के विदेश खर्चा कितना है, मोदी जी कितना देश की दौरा किया। आप देश के नागरिक हैं, आपको अधिकार है, आपके पैसा पे वो सब चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप ही देश के मालिक है, देश के जनता आप हैं, वो तो सेवक है, वो आपकी सेवा करने के लिए सिर्फ आया है। तो आप उससे हिसाब किताब कभी भी ले सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र की ये भी बदसूरती है कि जो नौकर है वही मालिक हो जाता है और जो मालिक है वही नौकर हो जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ को है सैद्धांतिक रूप से और वास्तविक रूप से। यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र में मालिक कौन होता है, जनता, सैद्धांतिक रूप से। और वास्तविक रूप में मालिक कौन होता है, जो नौकर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नौकर मालिक और मालिक नौकर हो जाता है, ये चीज़ उल्टा हो जाती है।
3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो आज का जो मात्र 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इस लास्ट नंबर पे चैप्टर में 5 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को प्रदान किए गए थे। क्या क्या दिया गया था, कौन कौन से अधिकार उपभोक्ता गया? प्रतिनिधित्व का अधिकार जो हम पहले स्टेटमेंट में पढ़े हैं, उपभोक्ता अपने न्यायालय में उपभोक्ता अधिकार न्यायालय में खुद का प्रतिनिधित्व कर सकता है, बिल्कुल सही है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, अगर उसकी जो है क्षतिपूर्ति होगा उसको निवारण किया जाएगा। 3 स्तर पे न्यायालय देखिए आप, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। चयन का अधिकार और सूचना का अधिकार, ये सभी जो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में था। 3 में से सभी इसका आंसर हो जाता। कहीं कोई समस्या तकलीफ दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2019 वाला उसको रिप्लेस किया है, हम लोग देख लिए कि आज का 10th का NCERT हम ख़त्म किए, भागिए नहीं, अभी हम कहाँ हैं, अभी तो मेन चीज़ बचले है। कल 11th का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए विकास नीति और अनुभव जो है यहाँ पे दिया गया है। अब हम आपको लेके चलते हैं उस किताब में, ठीक है, NCERT में। वो दिखा देते हैं कि हम लोग जो पढ़े वो क्या पढ़े। अभी हम लोग पढ़े ना अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में, नहीं पढ़े तो बताइए नहीं पढ़े, ठीक है, पढ़ लिए, ठीक है। आइए, आर्थिक विकास की समझ के लिए क्रियाकलाप दिया है, ठीक है। आप लोग बस 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड, ठीक है। ये कल भी पढ़े थे आप लोग, आज इसीलिए इसका क्वेश्चन हम नहीं दिए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में पढ़े थे ना, ठीक है। 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है, ठीक है। 15 दिन आवेदन के जिस दिन मिला उसके 15 दिन के बाद दीजिए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पढ़े हैं काम का अधिकार। अब इसको पढ़ो कीजिएगा ना, तो आपको अभी देखिए ये चीज़ संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में क्षेत्रक के विभाजन। अब कांताबाई जो है, अब यहाँ दिया कांता एक कार्यालय में काम करती है, 9:30 में, शाम में 5:30 कार्यालय में रहती है, ठीक है। और प्रत्येक माह में जो है अंत में अपनी वेतन पाती है। वेतन के अधिक तो वह सरकारी नियम के भविष्य निधि में भी प्राप्त करती है, जिससे चिकित्सीय और अन्य भत्ता भी मिलता है। रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, उसे 100 वेतन अवकाश मिलता है। जब उसने नौकरी आरंभ की थी तब उसने नियुक्ति पत्र दिया गया था, इसमें नौकरी का निबंध और शर्त का उल्लेख किया गया था, ठीक है, ये दे दिया गया है। अब ये हो गया, आपको पता चल गया। अब कमल की कहानी दिया गया है। कमल की कहानी देखिए कि कमल जो है कांता का पड़ोसी है, वह नज़दीक में किराना दुकान में दैनिक मजदूरी पर जो है श्रमिक है। सुबह 7:30 बजे जो दुकान पे जाता है, शाम 8 बजे तक काम करता है, ठीक है, 8 बजे दिया ना। और अपनी मजदूरी का अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन काम पर नहीं जाता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या 100 वेतन अवकाश नहीं मिलता है। औपचारिक पत्र नहीं मिला था ज्वाइनिंग के टाइम। दुकान में नियुक्ति के बाद जो है कहा गया है कि नियोक्ता उसे किसी भी समय हटा देगा, ठीक है। तो ये अब पता चला दोनों में कौन संगठित क्षेत्र है कौन असंगठित क्षेत्र है, बताइए। ये संगठित क्षेत्र है, ये असंगठित क्षेत्र है, पता चल गया ना। यही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ कहानी से समझाया गया, हम आपको शॉर्टकट में, मतलब कि 2 घंटा के बाद 2 मिनट में समझा दिए थे, ठीक है। तो बिल्कुल NCERT, बिल्कुल आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आप पेंशन लीजिएगा तो पेंशन कौन लेगा फिर, बताइए। अब देखिए जो संगठित क्षेत्र है और संगठित क्षेत्र की गतिविधि है। विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक, बाजार में अपने पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक। कार्यान्वित उदाहरण को देखें, इनमें कौन असंगठित क्षेत्र की गतिविधि है, क्वेश्चन पूछा है। तो विद्यालय में एक टीचर पढ़ा रहा है तो नौकरी कराएगा सरकारी, लेकिन बाजार में अपनी पीठ पे सीमेंट का बोरी ढो रहा है श्रमिक, तो ये असंगठित क्षेत्र में होगा। अपने खेत की सिंचाई करता है किसान, अस्पताल में मरीज का इलाज करता हुआ एक डॉक्टर, ये तो नौकरी है। एक ठेकेदार के अधीन काम करता है एक दैनिक मजदूरी, ये जो है असंगठित क्षेत्र है। बड़े कारखाने में काम करने का एक कारखाना श्रमिक, और अपने घर में काम करता है एक करघा बनकर। अब इसमें छांटने के लिए बोला कौन संगठित कौन असंगठित है। तो इतना चीज़ जो है समझने से अच्छा है। अब देखिए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को संरक्षण कैसे हो, अब ये चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। यही चीज़ हम आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता दिए थे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको NCERT जो कराता है, ये क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन और सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि खाली स्थान हुई है नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। खाली स्थान क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीय के कृषि श्रमिक वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, तो तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। खाली स्थान क्षेत्र में अधिकांश श्रमिक का रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, संगठित क्षेत्र में सुरक्षा प्राप्त होता है। भारत में खाली स्थान अनुपात में श्रमिक, मतलब NCERT ने हम कुछ पढ़ा के आपको लाएंगे ना तो आप आंसर सही करेंगे, ठीक है। अब ये जो है NCERT का ऑब्जेक्टिव देखिए, एक वस्तु अधिकांश तो प्राकृतिक प्रक्रिया उत्पादन करता है। तो प्राकृतिक, ये क्वेश्चन दिए थे, पहला क्वेश्चन यही था कि एक वस्तु का अधिकांश तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कौन सा क्षेत्र में होगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में होगा। किसी वर्ष में उत्पादित खाली स्थान कुल मूल्य के
सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन दिए थे ना आपको कि सभी वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को बताए थे। सभी वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जो हम क्या बोलेंगे, कुल मूल्य को क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। यही क्वेश्चन आपको कराएंगे नहीं कराए? तसल्ली रखिए गुरु, तसल्ली रखिए। जो करा रहे हैं बिल्कुल आपके चीज़ का काम। मुद्रा और साख जो चैप्टर हम पढ़े थे अभी, मुद्रा और साख, भागिए मत, अभी हम बहुत चीज़ चर्चा करने वाले हैं। मुद्रा और साख का जो चैप्टर पढ़े थे यही चैप्टर था ना, मुद्रा और साख का। देखिए अब दे रहा है मुद्रा विनिमय को समझाने के लिए करा है। मैं आपको गेहूं के लिए मैं आपको क्या दूंगा, तो मुझे जूते चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, ठीक है। लिए अब जूता और कपड़ा, वस्तु विनिमय समझा रहा है। फिर बताएगा कि वस्तु विनिमय में कठिनाई होगा, इसके लिए जो है हम वस्तु विनिमय की जगह पैसा लाएंगे और पैसा को करके एक्सप्लेन करेगा। मुद्रा की जो है आधुनिक रूप दिखाएगा, करेंसी, बैंक में निक्षेप, ठीक है। और वही बात चेक पे आएगी फिर, ठीक है। जो चीज़ हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हम लोग हाई लेवल के पढ़ के आए हैं। मांग जमा के बारे में पढ़ के आए। देखिए मांग जमा क्या है, यहीं पे मांग जमा के बारे में दिया गया है। तो जो चीज़ हम पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पे है। समस्या तकलीफ़ नहीं लेना है। जिन लोगों को चेक के बारे में नहीं पता होगा, यहाँ से देख सकते हैं खाता नंबर कहाँ रहता है चेक में, खाता नंबर कहाँ रहता है, शाखा, बैंक शाखा का नाम कहाँ है, चेक नंबर कौन सा है, बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड कौन सा है, रुपया कहाँ लिखाता है, डेट कहाँ लिखाता है, ठीक है। हिंदी में क्या, नाम क्या, सारा चीज़ दे दिया गया। यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ बैंक से समझाया गया है कि कर्जदार, जमा करता और कर्जदार। तो लोग जमा करते हैं, हम छोटे छोटे लोग जो है धन निकालने के लिए ब्याज पाते हैं। लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। और कर्जदार देखिए बड़े बड़े जो हैं, हम लोग जाते हैं 5,000, 10,000, 15,000 बैंक में जमा करिए और ये लोग ऋण जो है लौट, मतलब ऐसा ही है कि कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, ठीक है। एक कर्जदार है, ये जमा करता है। हम लोग जो है पैसा जमा करेंगे, इसे कर्जा लेगा, ठीक है। अब सपना की समस्या दिया गया है, ठीक है। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र मुद्रा को लेके और ऋण की शर्तें दिया गया, बताए ना कि असंगठित क्षेत्र में आसानी से पैसा मिल जाता है ऋण, असंगठित क्षेत्र में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये अब समझाएगा कि कैसे जो है पैसा नहीं दिया जाता है और कैसे आसानी से दे दिया जाता है। हम पढ़ के समझा देते हैं। देखिए हर ऋण समझौता में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। एक सेकंड जूम कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। हर ऋण समझौता में ब्याज दर निश्चित कर जाती है, जिसे कर्जदार महाजन का मूल रकम के साथ अदा करता है। यानी जो आप पैसा लीजिएगा तो महाजन को मेन मूलधन के साथ कर्ज भी देना पड़ेगा जो फिक्स हुआ है। इसके अलावा उधारदाता कोई सार्थक ऋणधार गिरवी रखने के लिए मांग कर सकता है। समर्थक ऋणधार ऐसी संपत्ति है जिसे मालिक कर्जदार, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक, ये सब चीज़ आप रखते हैं ना, किसके पास जमा रखते हैं, किसके पास जमा रखते हैं आप? ये सब चीज़ आप जमा रखते हैं, जिसे कर्जा लेते हैं उसके यहाँ नहीं गिरवी रखते हैं। इसका इस्तेमाल उधारदाता को गारंटी देने के रूप में होता है कि जब तक ऋण का भुगतान नहीं होगा तब तक कर्जदार के जो है वो वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब समझाया गया है और यही चीज़ को समझा के और वही चीज़ जो दिया आवास ऋण, ठीक है, मुद्रा और साख, ठीक है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र की शाख, ठीक है। अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र पढ़े थे, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र, तो वही चीज़ें हैं। आपको एनसीईआरटी करा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में पढ़े ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कंपनी को कहेंगे, ठीक है। विदेशी निवेश क्या होता है, ठीक है, चीज़ पढ़े हैं। तो जो चीज़ हम 1 घंटा में कर ले रहे हो 5 घंटा में। वैश्वीकरण के बारे में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़े थे ना अभी तुरंत हम लोग। वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे काम करती है, भारत में चीन के खिलौने कैसे आता है, यही सब कारण आता है, देख रहे हैं ना। फैक्ट्री फोटो दिखा दिया बढ़िया से। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको जो करा रहे हैं उसको देखते रहना। और आप टेंशन लीजिएगा तो कौन भाई पेंशन उठाएगा फिर। विश्व व्यापार संगठन के बारे में लास्ट क्वेश्चन था ना, WTO के बारे में। विश्व व्यापार संगठन देश की पहल पे शुरू किया गया था, तो बताए थे क्वेश्चन लास्ट में, विकसित देश की पहल पे शुरू किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, तो विश्व के व्यापार को क्या करना, सुगम बनाना। विश्व व्यापार संगठन सभी देश के लिए खाली स्थान में संबंधित नियम बनाता है। तो विश्व व्यापार से संबंधित व्यापार के लिए नियम बनाता है और इसकी मॉनिटरिंग भी करता है, ठीक है। यही सब चीज़ जो यहाँ दिख रहा है वही क्वेश्चन को फॉर्मेट किया गया है ताकि आपको कहीं कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। देखिए तो ये चीज़ आपको हम बता दिए। अब आपको हम समझाते हैं कि 69th BPSC के बारे में। ये देखिए स्क्रीन पे फोटो दिखने लगा था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है
ये क्या आ गया है आपका आंसर किया गया 69th बीपीएससी का, इसमें दे दिया गया है पूरा अच्छा तरीक़ा से। देखिए पढ़ लीजिए, पूरा स्क्रीन पे लिख दिया है ना, रात में आया था कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पूर्णतः औपबंधिक प्रोविजनल है, यानी फिक्स नहीं, यही आंसर होगा। उपयुक्त निर्धारित तिथि तक आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति की गहन समीक्षा विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी। गहन समीक्षा उपरांत सभी प्रश्न का अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा और सभी विशेषज्ञों द्वारा समिति द्वारा तैयार किए गए उत्तर अंतिम आदर्श उत्तर का आयोग द्वारा अनुमोदन उपरांत आधार OMR उत्तर पुस्तिका आंसर सीट का जो मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अभी आपका OMR सीट का जाँच नहीं हुआ है, OMR सीट का जाँच कब होगा, जब फाइनल आंसर की बन जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम 30 तारीख को हुआ था, 30/9 को। ये आंसर की आपको दे दिया गया है, 2 क्वेश्चन कैंसिल किया गया, आप लोग देखे हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा एक चीज़ इसमें क्या है, गजब का चीज़ बीपीएससी में अतुल तुगलक के आने के बाद ये सुधार क्या हुआ, तो मेन सुधार है कि आपको रिमार्क्स दे दिया जाता है। ठीक है, कि आंसर कहाँ से लिया गया है, उसका आंसर ये क्यों लिया गया है, ये चीज़ आपको दे दिया जाता है ना, बहुत अच्छा है, ताकि लोगों को जहाँ समस्या हो तकलीफ़ हो खुद से देख सकेगा कि भाई क्या मान रहा है। ठीक है, दे देगा कि भाई यहाँ से ये चीज़ है, यहाँ से ये चीज़ है, यहाँ से ये चीज़ है, तो उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीजिए NCERT लीजिए, द मोस्ट ऑफ सोल्यूशन सैल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, ये हम पढ़ रहे हैं, रुकिए म्यूजियम जूम जूम जूम, इसको जूम करिए भाई, ये देखिए आया, देखिए द अमाउंट ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ और या पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन इज क्या लिखा, इन्वर्सली सेड। ठीक है, टू बी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन केमिस्ट्री। रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, तो NCERT क्लास 9th पेज नंबर 16 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। भाई 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 पेज नंबर, NCERT पहले बताया कि NCERT किताब उठाइए, 9th क्लास का उठाइए, पेज नंबर 16 पे जाइए केमिस्ट्री में, और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़िए, और वहीं से हम आंसर लिए हैं। तो बताएं NCERT क्यों बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, पागल हैं हम। ठीक है, हमको पता न है कि मामला फंस कहाँ रहा है, तो क्यों कहते हैं हम लोग NCERT पढ़ना, आपको समझ में आ गया होगा क्यों NCERT पे फोकस करते हैं। या हर एग्ज़ाम NCERT पे फोकस करता है, हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वो NCERT आधारित क्वेश्चन होती है, इसीलिए NCERT आपको चाटना है। ठीक है, चाटना है, चाटना, और चटाने के लिए हम हैं। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, हम आपको दिखाएंगे कैसे याद करना, कैसे समझना, हम समझाएंगे चीज़ों को। अब देखिए 69th में जिनको हमारे हिसाब से UR में, ध्यान रखिएगा, रात हम भी अपना आंसर मिलाए तो ठीक था, अच्छा मार्क्स था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ठीक ठाक है। रिजल्ट हो ना हो तो भविष्य की बातें हैं, कोई ठीक है 105 कटअप चल जाए, हरा के जाएगा नहीं किसी भी सूरत में, लेकिन मजाक के तौर पे बता रहे हैं, अभी क्या बोलना, जब रिजल्ट आएगा देख लिया जाएगा। तो UR का मान लीजिए मेरे हिसाब से जो कटअप होगा वो 80 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 80 81 बहुत हो गया। ठीक है, UR का लड़का का कटअप, बाकी लोग आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर 70 नंबर के आसपास आ रहा है लड़की उड़की का, 68 65 70 69 71 72, तो आप तैयारी कीजिए। ठीक है, आपको कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और मेन बात है जिनका ये FAO वाला था, FAO वाला, वो लोग तो इससे भी 5 नंबर कम पे तैयारी कीजिए, आपका है सोच रहे हैं, आपका तो सीट बहुत है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग 11th के NCERT को शुरू करेंगे। 11th का इकोनॉमिक्स हम पहले चैप्टर, पहले हार्ड पढ़ते हैं, हार्ड को समझेंगे ना तो आसानी तो आराम से बनाइए लेंगे लास्ट में। कल 11th सीरीज शुरू करेंगे। जो लोग टेलीग्राम का लिंक की बात कर रहे हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट सेक्शन में थोड़ा देर में पिन कर दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं मेन ग्रुप में। आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ पर सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तब जाके आपको हम मेन टारगेट बैच में ऐड कर लेंगे। जो मेरे जान पहचान के हैं कुछ लोग, ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट ऐड कर लिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे तो आपको हम लिंक टेलीग्राम का दे देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए, NCERT को पढ़ते रहिए और भविष्य में कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके इस बेरोजगारी से मुक्त होइए। धन्यवाद।